आप सभी का स्वागत है। तो मैं हूँ आपके साथ आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं राजनीतिक विज्ञान, सिद्धांत, अवधारणा और बहस के बारे में। तो हम लोग जानते हैं कि राजनीतिक विज्ञान होता क्या है। तो सबको पता है कि राजनीतिक विज्ञान यानी कि जो हमारे आसपास की जो चीज़ें हो रही हैं वर्तमान में, जो घटनाएं घट रही हैं, जैसे कि पॉलिटिकल, जैसे कि राजनीति में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, किस तरीके से लोग चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, ठीक है ना? चुनाव लड़ा जाता है, फिर उसमें कोई पार्टी जीतती है तो किस तरीके से उसका नियम है, कानून है, किस तरीके से जो राजनीति है वो कार्य करती है, तो उसका सिद्धांत क्या है, अवधारणा क्या है, बहस क्या है, इन सभी चीज़ों के बारे में जानेंगे। राजनीति का जो नींव है उस चीज़ को समझेंगे। तो आप अपना नेम जो है ज़रूर कमेंट कीजिएगा कमेंट में। थैंक यू सो मच। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो देखिए राजनीतिक विज्ञान है क्या? तो देखिए इसकी परिभाषा और दायरा को समझते हैं। देखिए राजनीतिक विज्ञान और दायरा, तो राजनीतिक विज्ञान सामाजिक विज्ञान की एक शाखा है। राजनीतिक विज्ञान क्या है? तो एक सामाजिक विज्ञान की शाखा है जो राजनीति और सरकार के अध्ययन पर केंद्रित होती है। देखिए राजनीतिक विज्ञान क्या है? ये सामाजिक, जिस तरीके से समाज का विज्ञान है उसकी एक शाखा है। इसमें क्या होता है कि राजनीति और सरकार के अध्ययन पर केंद्रित है कि किस तरीके से राजनीति, पॉलिटिकल पार्टी कौन कौन जाती है, कौन सी सरकार बनती है, क्या क्या होती है, इस सभी का अध्ययन इसमें हम लोग करते हैं राजनीतिक विज्ञान में, ठीक है ना? इसमें राजनीतिक प्रणाली, सिद्धांत, व्यवहार और सार्वजनिक नीतियों का व्यवस्थित विश्लेषण शामिल है। जिसमें कि जैसे कि अलग-अलग राजनीतिक प्रणाली होती है ना, कहीं पे लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था होता है, कहीं पे समाजवाद, पूंजीवाद, इस तरीके की जो शासन प्रणाली व्यवस्था है, उस सबका इसमें विस्तृत और विश्लेषण शामिल होता है, ठीक है? इसका मुख्य उपक्षेत्र कौन-कौन सा है राजनीति का? तो राजनीतिक सिद्धांत, तुलनात्मक राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जनिक नीति, ठीक है ना? जैसे कि राजनीति के द्वारा अलग-अलग लोग जो होते हैं, अलग-अलग वहाँ लोग वो सिद्धांत देके चले गए। फिर तुलनात्मक राजनीति कि भारत का राजनीति ऐसा है, अमेरिका का राजनीति ऐसा है, तो इस तरीके से तुलनात्मक राजनीति होता है। फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध कि भारत का अमेरिका के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, फिर उनका उस देश का उस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय संबंध कैसा है, मतलब एक अंतर्राष्ट्रीय पोजीशन क्या है एक देश का, ठीक है ना? और एक सार्वजनिक नीतियाँ की कौन-कौन सी, जैसे कि एक इंडिया की कौन-कौन सी नीतियाँ हैं, जैसे कि गुड नीति की नीति है, तो वो सार्वजनिक नीतियाँ, ठीक है ना? अब इसका अध्ययन का महत्व हम लोग समझने वाले हैं कि सार्वजनिक जीवन की समझ, हम लोग को जीवन का समझ होता है, जो भी सार्वजनिक जीवन होता है, सक्रिय नागरिकता का विकास। हम लोग अगर पॉलिटिकल साइंस को समझते हैं तो कि हाँ किस तरीके से पॉलिटिक्स काम करता है, तो एक जो सक्रिय नागरिक होता है उसका विकास होता है। शासन नीति का विश्लेषण कि किस तरीके से शासन नीति उसका विश्लेषण होता है, पूरी तरीके से न्याय और शांति को बढ़ावा मिलता है, ठीक है ना? और यहाँ पे आप डिटेल में देख सकते हैं, यहाँ पे छोटा सा एक चार्ट बनाया हुआ है गवर्नमेंट का लेकर के, और फिर गवर्नमेंट कोलेबिलिटी यहाँ पे दिखा रहा है कि अकाउंट है, फिर असेसमेंट है, सोशल अकाउंटेंट है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा तो आपको डिटेल में समझ आ जाएगा किस तरीके से जो उनका फंक्शन होता है राजनीति का, उसमें डिस्क्राइब किया हुआ है। अब देखिए अब हमारा है राजनीतिक विज्ञान के मूलभूत सिद्धांत को हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है ना? कि राजनीतिक विज्ञान के जो मूलभूत सिद्धांत है वो कौन कौन से है। तो राजनीतिक विचारधाराएं साझा मूल्य और विश्वास का समूह है जो सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक प्रणालियों का आधार बनती है। देखिए शास्त्रीय उदारवाद, जो राजनीतिक विज्ञान का अलग-अलग जो भी सिद्धांत है उसके बारे में हम लोग समझ रहे हैं ना, तो इसमें अलग-अलग पहले हम लोग समझ रहे हैं कि अलग-अलग विचारधारा होती है, ठीक है? तो एक शास्त्रीय उदारवाद क्या है? तो यूरोप में पुनर्जागरण और सुधार के दौरान उभरा। ये शास्त्रीय उदारवाद क्या है? जब यूरोप में पुनर्जागरण का काल था ना, उसी सुधार के दौरान उभरा। यह उभरते मध्यम वर्ग की आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आकांक्षाओं को दर्शाता है। उस समय का उभर रहा था जो मध्यम वर्ग का आर्थिक, सामाजिक जो भी आकांक्षा था उस चीज़ को दिखाता है शास्त्रीय उदारवाद। रूढ़िवाद क्या है? सबको पता है रूढ़िवाद तो सबने सुना होगा, ठीक है ना? परंपराओं, स्थापित क्रमांक, संस्थाओं और राजनीतिक स्थिरता के संरक्षण पर दो, जैसे कि कुछ चीजें होती है जो पुरानी हो गई हैं बिल्कुल चीजें, लेकिन लोग उसी के पीछे पड़े रहते हैं कि नहीं उसी को करने दो करने दो। तो रूढ़िवादिता जो कि पुरानी चीजें हो गई हैं, पुरानी चीजें उस समय के हिसाब से ठीक थी, बट अब समय बदला, बदलाना सब कुछ बदला, तो हम लोगों को वो चीजें बदलनी चाहिए, लेकिन लोग नहीं बदलते हैं तो वही रूढ़िवादिता हो जाती है। फिर समाजवाद, इसमें सामाजिक समानता, सामूहिक स्वामित्व और संसाधनों के पुनर्वितरण पर केंद्रित है। व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता देता है, ठीक है ना? समाजवाद में सामुदायिक कल्याण को इसमें हम लोग को प्राथमिकता देता है। सामाजिक समानता, सामूहिक स्वामित्व और संसाधन के पुनर्वितरण पर केंद्रित है, ठीक है? व्यक्तिगत अधिकारों के ऊपर सामुदायिक कल्याण को प्राथमिकता देता है, ठीक है? समाजवाद जैसे कि एक पूरे समाज के डेवलपमेंट की बात करता है, ठीक है? अब है अराजकतावाद, ये राज्य या किसी भी पदानुक्रम पद के उन्मूलन को समर्थन करता है। किसी भी पदानुक्रमित के प्राधिकरण जो एक्स्ट्रा प्राधिकरण होता है उसका समर्थन करता है। स्वैच्छिक सहयोग और व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर जोर देता है कि एक व्यक्ति जो होता है उसको स्वतंत्रता, व्यक्ति को स्वतंत्रता होना चाहिए और अपनी इच्छा से वो कार्य करने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है?
और देखिए, ये तो हमने पढ़ लिया। अब हम राजनीतिक विज्ञान के कुछ मुख्य अवधारणाओं को पढ़ेंगे। देखिए, शक्ति और अधिकार। राजनीतिक विज्ञान में शक्ति की अवधारणा केंद्रीय है, ठीक है ना। जो राजनीतिक विज्ञान है उसमें शक्ति की अवधारणा क्या है, केंद्रीय है। अधिकार उन शक्तियों का वैध उपयोग है जो संवैधानिक मानदंडों द्वारा समर्थित होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है आपको? शक्ति क्या है, शक्ति की अवधारणा क्या है, केंद्रित है, कि केंद्रित है, ठीक है। अधिकार उन शक्तियों का वैध उपयोग है जो संवैधानिक मानदंडों को समर्थन करती है। न्याय और समानता। न्याय का अर्थ निष्पक्षता और सभी के लिए समान व्यवहार है। और समानता का मतलब बिना किसी भेदभाव के सबको समान। जैसे कि न्याय क्या है, कि न्याय सबके साथ होता है, कि अगर आप चोरी करिए, डकैती करिए, कोई भी है, तो आपको सजा मिलेगा, ठीक है ना। तो अर्थ निष्पक्षता, सभी के लिए समान व्यवहार। असमानता का मतलब बिना किसी भेदभाव के, जैसे कि आप जनरल है तो आपको ये नौकरी नहीं भर सकते, एस टी ऐसे नहीं, तो वो उस तरीके से ये नहीं। और जैसे कि अलग अलग होता है ना समानता के, कुछ जो पोजीशन होती है वो सिर्फ बीटेक वाले के लिए होती है, कुछ होती है जो सब ग्रेजुएट के लिए होती है। तो इस तरीके से समानता है ना। तो समानता और न्याय, इस तरह बातें हो गई, ठीक है। राज्य और संप्रभुता। राज्य राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का मूल है, ठीक है ना। राज्य क्या है, राजनीतिक विज्ञान के अध्ययन का मूल है। संप्रभुता जो है राज्य की सर्वोच्च शक्ति है। संप्रभुता क्या है, राज्य की सर्वोच्च शक्ति है, जिसका अर्थ होता है बाहरी नियंत्रण से स्वतंत्रता, ठीक है। समझ में आ रहा है? लोकतंत्र और शासन। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जहाँ नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं, ठीक है ना। लोकतंत्र क्या है, जनता के द्वारा जनता के लिए, यही है ना। लोकतंत्र एक शासन प्रणाली है जहाँ नागरिक प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। शासन राज्य के कार्यों और नीतियों को संदर्भित करता है। शासन क्या करता है, कार्य के नीतियों को संदर्भित करता है। अब हम लोग पढ़ते हैं राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण। अब राजनीति के अध्ययन के दृष्टिकोण को हम लोग समझते हैं। व्यवहारवाद। राजनीति का मानवीय व्यवहार के पहलू से अध्ययन। राजनीति का मानवीय व्यवहार के पहलू से अध्ययन जो होता है वो व्यवहारवाद होता है। दृश्य व्यवहार और पर्यावरणीय घटनाओं के संबंध पर जोड़। मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिकता लाने का, जो भी व्यवहारिक रिलेटेड होती है। तार्किक पसंद सिद्धांत। कुछ लोग होते हैं जिनको कि तार्क, जैसे कि तार्किक पसंद होता है। व्यक्ति अपने हितों को अधिकतम करने के लिए तर्क संगत राजनीति परिणामों को व्यक्तिगत और तर्कसंग विकल्पों से संचयी प्रभाव के रूप में समझते हैं, ठीक है। तार्किक। संस्थागत। राजनीतिक संस्थाओं जैसे नियम, मानदंड और संरचनाओं की भूमिका पर केंद्रित संस्थाएं राजनीतिक व्यवहार और परिणामों को जैसे आकार देती हैं। व्याख्यावाद। व्याख्या करके राजनीतिक घटनाओं को व्यवहारों और अर्थ व व्याख्या पर जोर देते हैं। सामाजिक दुनिया को उसके अभिनेता और दृष्टिकोण से समझा जाना चाहिए, ठीक है। अब राजनीतिक सिद्धांतों के मुख्य बहस क्या है, प्रकृति बनाम पोषण। यह बहस राजनीतिक और सामाजिकरण को निर्धारित करने में जन्मजात प्रकृति और पर्यावरण अनवियों को भूमिका पर आधारित है। और अर्थव्यवस्था में राज्य की भूमिका। यह विवाद आर्थिक गतिविधियों में सरकार के हस्तक्षेप पर सीमा पर केंद्रित है। जो है मुक्त बाजार से लेकर के नियोजित अर्थव्यवस्था तक के मॉडल शामिल है, ठीक है। व्यक्तिगत अधिकार बनाम सामूहिक हित। यह बहस व्यक्ति की स्वतंत्रता और अधिकारों की सुरक्षा तथा समाज के सामूहिक कल्याण के हितों को बढ़ावा देने के बीच संतुलित खोजने के इर्द गिर्द घूमते रहती है। सार्वभौमिकता बनाम सापेक्षवाद। यह बहस इस बात पर विचार करती है कि राजनीतिक सिद्धांत और मूल्य जैसे मानव अधिकार सार्वभौमिक रूप से लागू होते हैं, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संदर्भों में सापेक्ष होते हैं। ये समझ में आया? इस सापेक्षवाद हो गया। अब हम लोग को ये है कि समकालीन राजनीतिक बहसें, अनुसंधान की पद्धति, विज्ञान का भविष्य, और बस हम लोगों का खत्म हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ तक तो हमने खत्म कर लिया। अब है समकालीन राजनीतिक बहस। वैश्वीकरण और उसका प्रभाव। भू राजनीतिक बदलाव जैसे कि रूस यूक्रेन युद्ध ने वैश्वीकरण के भविष्य पर सवाल उठाए हैं। आत्मनिर्भरता और वैश्विक एकीकरण के बीच संतुलन की तलाश जारी है। लोकतंत्र के लोग जो भी हम लोग की अभी समकालीन राजनीति बहस चली उसके बारे में अभी हम लोग बात कर रहे हैं। लोकतंत्र का उदय और चुनौती। 21वीं सदी में लोकतंत्र के पतन और नवीनीकरण दोनों दोनों हो रहे हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं में नागरिक स्वतंत्रता को कमजोर किया जा रहा है। कई कई देशों में लोकतंत्र समर्थक आंदोलनों को दमन का सामना करना पड़ा है, ठीक है। और पहचान की राजनीति एवं सामाजिक आंदोलन। समकालीन राजनीतिक सिद्धांत जटिलों को समझने में प्रयास करता है। वैश्विक प्रतिरोध और सामाजिक आंदोलन वैश्वीकरण पर प्रभाव डालते हैं। गैर सरकारी संगठन इन आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका। जलवायु परिवर्तन और शासन। विश्व स्तर पर जलवायु परिवर्तन से निपटना एक प्रमुख राजनीतिक बहन है, जिसमें शासन के लिए नया मॉडल, अंतर्राष्ट्रीय मॉडल, ये सब सहायक है, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक अनुसंधान में पद्धतियाँ क्या है। राजनीतिक विज्ञान में अनुसंधान समाज और शासन के जटिल पहलुओं को समझने के लिए व्यवस्थित दृष्टिकोण का उपयोग करता है। यह घटनाओं की व्याख्या, भविष्यवाणी और विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। शोध की विधियाँ समस्या समाधान और ज्ञान निर्माण के लिए वैज्ञानिक पद्धतियों का उपयोग करती है। गुणात्मक पद्धति यह अनुभव के अर्थों को समझने पर केंद्रित है।
गैर संख्यात्मक डेटा के बारीकियों और समृद्ध अनुभवों को गहराई से व्यक्त करता है। विश्लेषण में जटिलता और समय अधिक लगता है, गहन विश्लेषण होता है। फिर मात्रात्मक पद्धतियाँ, जैसे कि संख्यात्मक डेटा के थ्रू उसको निकाला जाता है कि इसका जो डेटा है किस तरीके से करता है। फिर एक तुलनात्मक विश्लेषण होता है, जिसको कि तुलना के द्वारा, फिर केस स्टडी दृष्टिकोण, जैसे कि कोई एक कंपनी है वो किस तरीके से सक्सेसफुल हो गई, उसने किस किस तरह की समस्याओं को देखा, वो तो इसलिए जो आने वाले लोग होते हैं उनसे पढ़ाया जाता है कि देखिए आपके जब आप कंपनी स्टार्ट करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप में ये सारी प्रॉब्लम आ सकती है और इस तरीके से आप सॉल्यूशन करते हैं। तो केस स्टडी दृष्टिकोण में ये होता है। अब हम लोग जानेंगे कि राजनीतिक विज्ञान का भविष्य क्या है। तो देखिए, राजनीतिक विज्ञान राजनीतिक विज्ञान अब केवल राज्य का अध्ययन नहीं, बल्कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन के हर पहलू को समाहित करता है। एक व्यापक और विविध क्षेत्र है। इसमें उभरते सिद्धांत कौन कौन से होते हैं? तो राजनीतिक विज्ञान का दायरा लगातार बढ़ रहा है। यह अब केवल राज्य पर केंद्रित नहीं, बल्कि व्यक्ति के राजनीतिक जीवन, निर्णय प्रक्रियाओं और राजनीतिक व्यवहार के सिद्धांतों का अध्ययन करता है। नए शोध मोर्चे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता और उभरती प्रौद्योगिकी, नए शोध मोर्चों को डाटा विश्लेषण, तुलनात्मक राजनीति, नीतिगत अध्ययनों में नवीन विधियों का उपयोग सिद्धांत को मान्य कर रहा है। चुनौतियां और अवसर, डिजिटल युग और उभरती प्रौद्योगिकी राजनीति विज्ञान के लिए अवसर और चुनौतियां दोनों प्रस्तुत करती हैं। नैतिक और सामाजिक प्रभावों को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब देखिए, निष्कर्ष, सिद्धांतों और बहस का संश्लेषण, मुख्य अवधारणा का पुनर्कथन जो भी होता है, इसमें मुख्य अवधारणा का विकास, बहसों का आलोचनात्मक जो भी है, और फिर भविष्य की दिशाएं, अनुसंधान विधियों का तो इस तरीके से हमारा जो एक शॉर्ट ओवरव्यू था पॉलिटिकल साइंस का, वो खत्म होता है। थैंक यू सो मच। लाइक, शेयर एंड